आदेश शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही किया जो छांव छांव चली। कहने का मतलब ये है कि बिना संघर्ष किए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और यही इस कविता का सारांश है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 4 जनवरी के रहने हुए। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे, और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, और कल के 5 क्वेश्चन जो थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के रेट नंबर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान, जिसका नाम है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर, में कुछ बदलाव की घोषणा की है। तो देखिए, एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर जो है ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान था, और इसमें अब थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान है जिसका टाइटल है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर, तो इस राष्ट्रगान को लिखा गया था 1878 में, और ये 1984 में ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक राष्ट्रगान बन गया था। और देखिए, जो आलोचक हैं ये जो बता रहे थे कि जो आपका ये एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर नाम का राष्ट्रगान है, इसमें एक शब्द आता है फॉर वी आर यंग एंड फ्री। तो इसमें जो यंग शब्द है ये ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के 50,000 वर्षों को नष्ट कर देता है। देखिए, जो यंग शब्द है इसी को लेकर बवाल है। यंग का अर्थ है कि ऑस्ट्रेलियाई इतिहास केवल उपनिवेशवाद से शुरू हुआ था, और इसके अनुसार ये माना जाता है कि जो आपका ये राष्ट्रगान है ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जश्न मनाता है। देखिए, जो आपके ऑस्ट्रेलियाई लोग हैं ये अब तक ऑस्ट्रेलिया दिवस को आक्रमण दिवस के रूप में मनाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारे थोड़े से फैक्ट हैं, इसीलिए जो है जो आपका ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर, इसमें कुछ बदलाव की घोषणा की गई है। देखिए, जो आपका ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान है इसको जो है पीटर डोट्स मैकार्मिक के द्वारा रचा गया था। और जो आपका ये एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर नाम का राष्ट्रगान है ऑस्ट्रेलिया का, तो इससे पहले गॉड सेव द क्वीन ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान हुआ करता था, और ये ब्रिटिश शासन के अधीन देशों का राष्ट्रगान था, जिसका नाम था, मतलब इसका टाइटल था गॉड सेव द क्वीन। क्योंकि क्वीन का मतलब हो गया जो आपकी क्वीन इलिजाबेथ वगैरह हुआ करती थी उस समय की, ब्रिटिश की, ठीक है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे देश थे जो ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे उस समय। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, और कैपिटल यहाँ की है कैनबरा, और पॉपुलेशन यहाँ की है 2.5 करोड़। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन जो मैंने आपको ये अपडेट दिया है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर जो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान है, इसमें कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। देखिए, ये प्रश्न जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। देखिए, अभी हाल ही में जो आपका कजाकिस्तान देश है इसने कहा है कि हम जो है जो आपका मृत्यु दंड की सजा है ये अब जो है समाप्त करते हैं अपने देश में। अब हमारे देश में किसी को भी मृत्यु दंड की सजा नहीं होगी। देखिए, मृत्यु दंड से रिलेटेड मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जा रहा हूँ एग्जाम से रिलेटेड, तो उसको ध्यान सुनिएगा। देखिए, भारत जो है और संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, अरब देशों के साथ दुनिया के उन चुनिंदा 52 देशों में शामिल है जहां पर जो है अभी भी मृत्यु दंड के प्रावधान को समाप्त नहीं किया गया है। यानी कि अभी भी लगभग 52 देशों में जो है मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति जो है कोई ऐसा जघन्य अपराध कर देता है, मतलब जो अक्षम्य हो, तो उसको मृत्यु दंड की सजा दी जाती है किसी भी देश में। और हर देश में देखिए अलग अलग तरीके से मृत्यु दंड दिया जाता है। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी उसके बारे में बताऊंगा, तो ध्यान सुनते रहिए। देखिए, जब का संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस है, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त 192 देशों में से 140 देशों ने अपने यहाँ मृत्यु दंड का प्रावधान जो है हटा दिया है। और अब थोड़ा सा हम जानेंगे कि किस देश में किस प्रकार से मृत्यु दंड दिया जाता है। देखिए, अफगानिस्तान और सूडान में जो है फायरिंग यानी कि गोली मारकर या फिर फांसी पर लटकाकर या फिर उनको जो है किसी चौराहे पर खड़ा करके उनको पत्थर मार मार के जो है उनको मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। वो गाना आपने नहीं सुना है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को। तो जैसे उस गाने में लोग पत्थर मारते हैं उनके दीवाने को, तो उसी प्रकार चौराहे पर लटका देते हैं बांध के, और लोग जो है उस अपराधी को पत्थर मार मार के जो है मार डालते हैं। तो ये प्रथा आपकी कहाँ पे है, अफगानिस्तान और सूडान में है। और देखिए, फायरिंग, फांसी, ये जो है मतलब फायरिंग यानी कि गोली मारकर किसी को मार डालना या फिर फांसी देकर जो है उसको मार डालना,
ये वाला प्रावधान आपका बांग्लादेश, कैमरून, सीरिया, युगांडा, कुवैत, ईरान और मिस्र में भी है। देखिए मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है वर्तमान में। मिस्र जो है पुराना नाम है, हिंदी में मिस्र कहते हैं अभी भी, और अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। और केवल फांसी के द्वारा जो है सजा कहाँ पे दी जाती है मृत्युदंड की? भारत में, मलेशिया में, बारबाडोस में, बोत्सवाना में, तंजानिया में, जाम्बिया में, जिम्बाब्वे में और दक्षिण कोरिया में। और देखिए फायरिंग यानी कि गोली मारकर जो है कहाँ पर मृत्युदंड की सजा दी जाती है? यमन में, टोगा में, तुर्कमेनिस्तान, थाईलैंड, बहरीन, चिली, इंडोनेशिया, घाना और अर्मीनिया में। और इंजेक्शन और फायरिंग यानी कि जो आपका पॉइजन होता है यानी कि जहर होता है, जहर देकर मारना और गोली मारकर मृत्युदंड की सजा देने का प्रावधान चीन यानी कि चाइना में है। इंजेक्शन यानी कि किसी को जो है पॉइजन का हम अगर इंजेक्शन देते हैं वो मर जाए, तो इस प्रकार से जो है मृत्युदंड दिया जाता है फिलीपींस में। और इलेक्ट्रोक्यूशन, गैस, फांसी और फायरिंग, ये 4 प्रोसेस से मृत्युदंड की सजा दी जाती है अमेरिका में। ठीक है, गैस का मतलब क्या हो गया कि इस कमरे में बंद कर दिए, जहरीली गैस छोड़ दी गई, आदमी मर गया। फांसी तो आप जानते ही हैं। और फायरिंग मतलब गोली मारकर, और इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब वही बिजली के झटके वगैरह हो गया। तो ये प्रोसेस है मृत्युदंड के सजा का। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सी आपकी जानकारी बढ़ गई होगी और उम्मीद कर रहा हूँ ये जानकारी आपको अच्छी भी लगी होगी। तो याद रखिएगा कि हाल ही में जो आपका कजाकिस्तान देश है, इसने मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने का हाल ही में निर्णय लिया है। और दुनिया के अभी भी जो है 140 देशों ने जो है मतलब इससे पहले अब तक दुनिया के 140 देशों ने मृत्युदंड की सजा को हटा दिया है। वर्तमान में अभी भी 52 देशों में लगभग आपका मृत्युदंड की सजा जो है ये इसका प्रावधान अभी भी है, और इसमें भारत भी शामिल है। देखिए जो आपका कजाकिस्तान है, यहाँ का कैपिटल है नूर सुल्तान, करेंसी यहाँ की है कजाकिस्तानी टेंगे, और कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्ट टोकायोव, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है कजाक और रशियन। और देखिए एक इन्फॉर्मेशन है ये कि जो आपका 2020 का कंप्लीट जनवरी से लगाए दिसंबर तक का पीडीएफ है, ये तैयार हो चुका है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, बिहार पीसीएस का या फिर एमपी का कोई एग्जाम हो, यूपी के बहुत सारे एग्जाम्स में, रेलवे का एग्जाम चल रहा है, उनमें मतलब उन सभी एग्जाम्स में इसी पीडीएफ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सारे प्रश्न यहीं से मिल जा रहे हैं। पूरे 1 साल का जितना भी निचोड़ है पूरा विस्तार से इसमें बताया गया है, और इसीलिए किसी भी परीक्षा में एक भी प्रश्न छूट नहीं रहा है। तो इसको तुरंत डाउनलोड कीजिए और पढ़ डालिए। समय बहुत कम है, समय बार बार नहीं मिलेगा, और ऐसा चांस भी नहीं मिलेगा रेलवे वगैरह के एग्जाम का, पता नहीं अगला एग्जाम कब हो। तो ज़्यादा मत सोचिए, इसको डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई कीजिए। तीसरा प्रश्न की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की घोषणा के अनुसार कोविड-19 संकट के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने करोड़ से अधिक मुफ्त सिलेंडर प्रदान किए गए? तो देखिए जो आपका लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है, कोविड-19 के दौरान जो है लॉकडाउन में भारत सरकार ने मतलब लॉकडाउन में भारत सरकार ने कुल 14 करोड़ से अधिक जो है जो आपके रसोई गैस सिलेंडर थे इनका मुफ्त वितरण किया था। यह आंकड़ा भी हाल ही में भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है। देखिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको अपडेट देता हूँ। देखिए जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसको PMUY के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट में, और इसको 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। देखिए इस लाइन से जो है 2 प्रश्न एग्जाम में बने हैं अब तक। पहला ये कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है, तो ये जो है मुफ्त रसोई गैस वितरण योजना है। दूसरा, इसको कब और कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो इसको जो है 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। और देखिए जो आपका ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसके तहत सरकार जो है ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस यानी जो आपका LPG गैस का कनेक्शन है ये देती है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा भारत में कैशलेस लेनदेन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक जो है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में कैशलेस लेनदेन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया। देखिए जो आपका डिजिटल भुगतान सूचकांक है इसको बनाने के लिए कौन कौन से पैरामीटर रखे गए हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें पहला पैरामीटर रखा गया है भुगतान एनेबलर, और दूसरा आपका है भुगतान अवसंरचना मांग पक्षकारक, और तीसरा इसमें है भुगतान अवसंरचना आपूर्ति पक्षकारक, चौथा आपका है भुगतान प्रदर्शन, और पांचवा आपका है उपभोक्ता केंद्रिता। तो इसमें किस डाटा को कितने प्रतिशत दिया जाएगा, यहाँ पे सामने परसेंटेज भी लिखा हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या रखना है कि कौन कौन से पैरामीटर ये जो आपके हैं 5 ठीक है जिनके आधार पर जो आपका ये डिजिटल भुगतान सूचकांक है इसको बनाया जाएगा। देखिए जो आपका ये डिजिटल भुगतान सूचकांक है इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका है इसने कहा है कि जो आपका मार्च 2021 है, तो मार्च 2021 से अर्धवार्षिक आधार पर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि जो आपका आने वाला मार्च महीना है
2021 का, तो तब से जो है ये आपका ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है ये पब्लिश होगा। और जो आपको मैंने ये 5 पैरामीटर बताए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए जो है ये इंडेक्स बनाया जाएगा। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाएं? देखिए, भारत में डिजिटल भुगतानों में काफ़ी तेज़ी देखी गई है। देखिए, यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के अनुसार दिसंबर 2020 में लगभग 4.16 लाख करोड़ रुपए के 223 करोड़ रुपए के लेन देन किए गए, जबकि नवंबर 2020 में कुल 3.9 लाख करोड़ रुपए के 221 करोड़ रुपए के लेन देन किए गए थे। देखिए, भारत में डिजिटल लेन देन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये आंकड़ा ही बता रहा है सामने ऊपर। और इसीलिए इसके विकास को मापने और विकास का समर्थन करने के लिए संबंधित पहलों को लॉन्च करना आवश्यक है। तो इसीलिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की आवश्यकता पड़ी। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका है, ठीक है, इसने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का जो आधार वर्ष है ये 2018 निर्धारित किया है। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये मार्च 2021 से अर्धवार्षिक आधार पर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को प्रकाशित करेगा। ये 2 लाइनें याद रखिएगा, ये दोनों प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो इसको याद रखिएगा। देखिए, एग्जाम में ये प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, इसने अभी हाल ही में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका आधार वर्ष क्या रहेगा, तो ये रहेगा 2018, ठीक है। और ये कब से लॉन्च किया जाएगा, मार्च 2021 से। और पांचवा प्रश्न की, हाल ही में किस देश में अल्पसंख्यक शिया हजारा समुदाय के 11 लोगों का अपहरण करने के बाद हत्या कर दिया गया? तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका पाकिस्तान है, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक शिया हजारा समुदाय है, वहाँ के 11 लोगों की हत्या कर दी गई अपहरण करने के बाद। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शिया हजारा समुदाय ये किस देश में निवास करता है, तो ये पाकिस्तान में निवास करता है। और ये भी हाल ही में चर्चा में क्यों आया, क्योंकि इनकी भी हाल ही में हत्या हुई। देखिए, पाकिस्तान में लंबे समय से जो आपका दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का, ये आसान क्षेत्र है। देखिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अभी हाल ही में कुछ बंदूकधारी आतंकियों ने अल्पसंख्यक वहाँ के शिया हजारा समुदाय के 11 लोगों का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी। देखिए, एक प्रतिबंधित संगठन है वहाँ पे जिसका नाम है लश्कर ए झांगवी, ठीक है। तो मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि इसी ने ये हत्या की है, मतलब इन्हीं के लोगों ने ये हत्या की है। देखिए, ये जो आपके 11 लोग मारे गए हैं सिया हजारा समुदाय के, ये सभी जो है वहाँ पे एक कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर थे। इनको पकड़ा गया, इनका शिनाख्त किया गया और इनको फिर गोली मार दिया गया। देखिए, पाकिस्तान में आए दिन ऐसी हत्याएं होती रहती हैं। जैसे इंडिया में दिवाली में पटाखे फूटते हैं, वैसे वहाँ पे कभी भी कहीं भी जो है आतंकी हमला हो जाता है, कहीं भी बम विस्फोट हो जाता है। और वहाँ पे देखिए लड़ाई किस बात की है, जैसे इंडिया में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, वैसे ही देखिए जो इस्लामिक राष्ट्र है वहाँ पर सिया और सुन्नी की लड़ाई है। सिया और सुन्नी में बनती नहीं है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। ये कहते हैं कि भैया हम ओरिजिनल मुस्लिम हैं, ये कहते हैं हम हैं, और दोनों भिड़ते रहते हैं। तो उसमें कुछ मतलब मोहम्मद साहब और इनके पूर्वजों का विवाद है, मोहम्मद साहब के जो दामाद थे। तो उसके बारे में अभी वहाँ पे हम नहीं घुसेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं सिया हजारा समुदाय के बारे में, ठीक है। ये पाकिस्तान में निवास करता है और इस समुदाय के बयाली में 11 लोगों की हत्या हो गई पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, पॉपुलेशन यहाँ की है 21.22 करोड़ और प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। और छठवां प्रश्न की, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? तो देखिए, अभी हाल ही में पीएम मोदी ने जो है जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर है, इसके स्थायी परिसर की आधारशिला रखी। और इस मौके पर पीएम मोदी ने ये कहा कि 2014 तक भारत में 13 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट थे और आज 20 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गए हैं। सातवां प्रश्न की, हाल ही में कांग्रेस नेता बूटा सिंह का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1986 से 1989 तक किसकी सरकार में केंद्रीय गृहमंत्री के रूप में काम किया था? तो देखिए, बूटा सिंह जो इन्होंने राजीव गांधी के समय में 1986 से 1989 तक जो है भारत के केंद्रीय गृहमंत्री के रूप में काम किया था। बूटा सिंह जो है इनका जन्म हुआ था पंजाब के जालंधर में 21 मार्च 1934 को, और इनकी मृत्यु बिहाली में हुई है 2 जनवरी 2021 को दिल्ली में। देखिए, जो आपके बूटा सिंह है ये राजस्थान से 4 बार सांसद चुने गए थे और इन्होंने 1995 से 1996 के बीच में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण विभाग का भी कार्यभार संभाला था। ये 2007 से 2010 के बीच में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहे और इन्हें 2004 से 2006 के बीच में बिहार के राज्यपाल के रूप में भी अपॉइंट किया गया था। आठवां प्रश्न की, हाल ही में किस राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2020 पारित किया गया है?
तो देखिए जो आपका ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2020 है, इसको पारित किया गया है अभी हाल ही में असम राज्य में। देखिए जो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2020 है, ये बिल जो है ये असम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2016 में संशोधन करता है और इस संशोधन से असम को केंद्र से कुल 0.25% अतिरिक्त उधार अब मिल सकेगा। और देखिए इस नए संशोधन विधेयक के तहत जो असम की सरकार है, इसने जो है असम में एक निवेशक के अनुकूल माहौल बनने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यानी कि असम में जो है अब व्यापार करना सुगम होगा, यानी कि व्यापार सुगमता बढ़ जाएगी इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2020 के माध्यम से, ऐसा असम की सरकार ने कहा है। देखिए असम की बात करें तो यहाँ की कैपिटल दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। नवा प्रश्न की 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, ये कितना रहा। देखिए डेट वाइज आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है कि किस डेट को कितना विदेशी मुद्रा भंडार भारत का रहा, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। देखिए 25 दिसंबर 2020 को जो समाप्त हुआ था सप्ताह, उस समय जो आंकड़ा भी प्रस्तुत किया गया है उसमें बताया गया है कि उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था 580.841 अरब डॉलर। और देखिए जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसके 4 मानक होते हैं। पहला होता है इसमें टोटल अमाउंट में विदेशी मुद्रा संपत्ति कितनी है, गोल्ड रिजर्व कितना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ एसडीआर कितना है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ रिजर्व की स्थिति कितनी है भारत की। तो इन सबको प्लस किया जाता है और ये टोटल अमाउंट आ जाता है आपका, ठीक है। तो वर्तमान में देखिए जो आपका ये भारत का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार आपका है 580.841 अरब डॉलर। और इस टोटल विदेशी मुद्रा भंडार के अमाउंट में विदेशी मुद्रा संपत्ति एफसीए का जो योगदान है आपका है 537.474 बिलियन डॉलर और इसमें गोल्ड रिजर्व का योगदान है कुल 36.711 बिलियन डॉलर और इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो आपका एसडीआर है इसका अमाउंट है टोटल 1.510 बिलियन डॉलर और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो रिजर्व की स्थिति है आपकी है 5.145 बिलियन डॉलर। तो ये टोटल अमाउंट को अगर आप प्लस करेंगे तो ये आपका टोटल यहाँ वाला अमाउंट आपको मिल जाएगा। देखिए 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये 290 मिलियन डॉलर की कमी के साथ जो है इस अमाउंट पे यानी कि 580.841 अरब डॉलर के अमाउंट पर पहुंचा है, यानी कि थोड़ा सा नुकसान हुआ है भारत को। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ये घटा है कितना, 290 मिलियन डॉलर, ठीक है। देखिए विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है और इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा देश जो है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में पहले स्थान पर है, तो ये देश चीन है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भारत जो है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर है। आज का आखिरी प्रश्न है कि गैर स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का जो 8वां कार्यकाल है ये किस तिथि शुरू हुआ। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो भारत का 8वां कार्यकाल है ये 1 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है। देखिए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चुनाव हुआ था और भारत ने 192 वैध वोटों में से वहां पर जो है 184 वोट जो है हासिल किए थे। देखिए इससे पहले भारत को 7 कार्यकाल के लिए जो आपका ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें अस्थायी यानी कि गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। तो 8वीं भारत अभी चुना गया था और इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा हम बात करेंगे आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, क्योंकि एग्जाम चल रहा है रेलवे का और यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वगैरह में कितने स्थायी होते हैं, कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, कितने जो अस्थायी सदस्य हैं उनके नाम कौन कौन से हैं। तो आइए सारी डाउट क्लियर कर लेते हैं। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ये सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और जो आपका संयुक्त राष्ट्र चार्टर है इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो संरक्षण है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी है। और देखिए जो आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य हैं इनकी संख्या टोटल 15 है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और टोटल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं ये कौन कौन से हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं आपके हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। और जो आपके 10 गैर अस्थायी सदस्य हैं ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं और अभी हाल ही में देखिए भारत भी चुना गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका मुख्यालय आपका है अमेरिका के न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे रेलवे का नया चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है, इसका आंसर बताइए। दूसरा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को भारत का नया उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, बताइए। और तीसरा है कि 1 जनवरी 2021 को किसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है, बताइए। देखिए जो आपका दिसंबर महीने का करंट अफेयर था तो उसमें मैंने बताया था कि आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पुराने अध्यक्ष का नाम, तो उसको अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि 1 जनवरी को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का जो है अपॉइंटमेंट हो चुका है। और ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि किस संस्थान ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है, बताइए। और पांचवा है कि वाहन मास्टर क्लास पुस्तक को किसने लिखा है, बताइए जल्दी से। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट थे उनके सही उत्तर क्या क्या हैं। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का जो पहला प्रश्न था कि हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा नए डिजाइन किए गए विस्टाडोम पर्यटक कोच का कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से परीक्षण किया गया है। तो देखिए इसका परीक्षण किया गया 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और दूसरा था कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन के बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है। तो देखिए ये केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और तीसरा था कि वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए इनका नाम है विनोद कुमार यादव। और चौथा था कि हाल ही में इंदिरा जोसेफ वेन्यूर का निधन हो गया, ये किस संस्था से जुड़ी हुई थी। तो ये ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई थी। और पांचवा था कि हाल ही में WHO ने किस कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी। तो इसका नाम फाइजर है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए और एक काम कीजिए, तुरंत वीडियो को लिंक जो है उसको कॉपी करके अपने फेसबुक पेज पे उसको शेयर कर दीजिए। और थोड़ा सा उसको शेयर करिए और बताइए लोगों को कि यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में काफ़ी सटीक क्वेश्चन जो सेशन हमारा चलता है उसमें काफ़ी सटीक प्रश्न बताए जाते हैं जो कि करंट अफेयर के प्रश्न जो है एग्जाम में हुबहू पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको तुरंत शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा लीजिएगा और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सोशल मीडिया की जो सभी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके उनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। देखिए हमारा जो फेसबुक का पुराना पेज था वो हैक हो चुका था, तो काफ़ी दिनों से वो बंद चल रहा है, उसमें कोई अपडेट नहीं मिली आपको। जो हमारा फेसबुक का नया पेज है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ पे तुरंत क्लिक कीजिए और नए वाले पेज को ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।